बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से आज के दिन का और इस हफ़्ते का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक बड़े अहम मौजू पे बात करेंगे। एक ऐसा मौजू जिसका ताल्लुक़ है हालात हाज़िरा से। इस वक्त जो है हम ख़बरों में और सोशल मीडिया पे भी जितनी भी ख़बरें हमें नज़र आ रही हैं, उनमें एक ख़बर बहुत अहम हम नज़र आती है हमें हमारे पड़ोसी मुल्क के हवाले से, अमेरिका और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। ये हम जानते हैं, अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से। ये तो हम जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात आज से नहीं, एक अरसे से ख़राब हैं, और इस हाल ही में ईरान ने एक अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा किया है, और जिसको अमेरिका ने तस्लीम भी किया है कि हाँ, हमारा एक ड्रोन गिरा है। और ईरान का कहना यह था कि ये हमारी हदूद में था और हमने गिरा दिया, और जबकि अमेरिका का कहना यह है कि ये बैनुल-अक़वामी हदूद में था और इसकी वजह से इसमें जो है ईरान ने ज़्यादती किया। खैर जनाब, ये मामला तो चलते ही रहते हैं, और इनकी ईरान की और अमेरिका की जो लड़ाई की बातें हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं। मगर सवाल ये है कि क्या अगर ईरान के साथ वाकई लड़ाई हो जाती है, जंग हो जाती है, तो उससे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन पे क्या असर पड़ेगा? और उसके साथ साथ क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी है, वो एक अलग बात है कि हमारी बाकी भी पड़ोसियों से कोई ख़ास इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, सिवाय चाइना के, जो दुश्मन को एक आंख नहीं भाती है। जिस तरह अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, तो हमारी कोई बहुत अच्छी दोस्ती तो कभी भी अपने पड़ोसियों से इस तरह नहीं रही। मगर क्या ईरान के साथ, अगर क्योंकि ईरान भी पड़ोसी है, अगर इस पर लड़ाई होती है, उनके यहाँ जंग होती है, तो पाकिस्तान को के हालात पे कुछ क्या मुख्तलिफ असरात पड़ेंगे उस पर? जिस तरह अफ़गानिस्तान में जब लड़ाई हुई तो हमें पाकिस्तान को मुकम्मल चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ा और बहुत मुश्किल हालात को फ़ेस भी करना पड़ा। अगर ईरान के साथ अमेरिका की लड़ाई होती है, तो क्या अमेरिका ईरान में अफ़गानिस्तान में मौजूद जो फ़िज़ाई उनके जो स्टेशंस हैं, जो मतलब जो उनके हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह जो हैं, क्या उन पे जब ईरान हमला करेगा या आपस में कोई इस तरह की, क्योंकि जगह तो अफ़गानिस्तान की इस्तेमाल होगी, तो क्या क्या हालात पैदा हो सकते हैं जो हमारे जहनों में जो कुछ सवालात हैं, इस हवाले से आज हम उन पे बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ हैं सदर हैं जनाब कराची एडिटर्स क्लब के मुबश्शिर मीर साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बिल्कुल ठीक है। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं, ये एक सहाफ़त में माशाअल्लाह एक अच्छा नाम रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब इम्तियाज़ फ़ारहान साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का करम। माशाअल्लाह। सर मुबश्शिर मीर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये एक्चुअल जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि क्या है क्या ये? जी बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। एक चीज़ तो यह है कि एक ज़माना था जो 1979 यानी कि इनकलाब के, जो ईरानी इनकलाब आया था उससे पहले का ज़माना, जो शाह ईरान का ज़माना था, उस वक्त ईरान और अमेरिका बहुत ज़बरदस्त इत्तेहादी थे। अच्छा, दोस्त थे? वो ऐसे दोस्त थे कि बस समझ लो शीरो शक्कर थे, इतना यानी कि उनकी आपस में। और शाह ईरान जो हैं वो इस रीजन में अमेरिका के बहुत ख़ास आदमी तस्वुर किए जाते थे, बल्कि इस रीजन के फ़ैसले जो हैं वो शाह ईरान जो हैं उन्हीं की वसातत से होते थे। ये कब की बात है? ये 1979 से पहले जो शाह का इरा था थ्रू आउट जो चलता रहा तकरीबन 30, पहले उनसे उससे पहले उनके फादर भी थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो शाह ईरान जो है वो शहनशाह बने, तो 79 तक तो वो रहे, जब इनकलाब से पहले तक। अच्छा, एक और भी चीज़ है, वो भी मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत से दोस्तों को इल्म भी होगा कि वो लोग कहते हैं जी अमेरिका ने इसलिए ज़्यादा ईरान के ख़िलाफ़ रखा हुआ है कि उसका एटमी प्रोग्राम है,
लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो शाह ईरान के दौर में 1970 में शुरू हुआ था। अच्छा। और अमेरिका के तावन से शुरू हुआ था, और जो एग्रीमेंट था उसके मुताबिक ईरान में 20 एटमी रिएक्टर जो हैं वो बनने थे। और ये उस वक़्त उसका आगाज़ उन्होंने शुरू तो किया था 1968 में, और 1970 में बाकायदा आगाज़ कर दिया था। तो लिहाजा ईरान का एटमी प्रोग्राम जो है उसकी हिस्ट्री जो है वो इनकलाब ईरान से पहले की है, और जाके वो अमेरिका से ही जुड़ती है। हाँ। और वो उनके साथ था। अच्छा, अब ये है कि जब 1979 का इनकलाब आता है ईरान में, और इमाम ख़ुमैनी जो हैं वो जी हाँ। इसको बर्पा करते हैं, एक नई गवर्नमेंट बनती है, एक नया सिस्टम आता है, तो दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ा जो सफारती राब्ता ख़त्म हुआ था वो ईरान के अंदर जो अमरीकी सफारत खाना था उसके अंदर जो अमरीकी थे उनको होस्टेज कर लिया गया था ईरान के स्टूडेंट्स ने, और वो इनकलाब की जो कुव्वतें थीं वो उसमें शामिल थी, उन्होंने होस्टेज कर लिया था। और ये उन्होंने तकरीबन 444 दिन तक इसका जो है ना एक तरह से उनको होस्टेज रखा। और उनके मुतालबात थे कि ईरान के कुछ एसेट्स थे अमेरिका में वो हमें दिए जाएं, उसके बगैर जो है वो हम इनको रिहा नहीं करेंगे। फाइनली ईरान को वो मिले थे एसेट्स। लेकिन अभी भी जो ईरान के फ्रीजिंग अकाउंट्स हैं अमेरिका में वो भी तकरीबन 200 अरब डॉलर से ज़्यादा के बताए जाते हैं। ओके। अच्छा, और उसके साथ साथ जो है अमेरिका जो जितनी भी आलमी मार्केट है उसमें भी ईरान के साथ कारोबार करने से तकरीबन सारे ही ममालिक को मना ये जो अब ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। सर, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं। इम्तियाज़ फ़रहान साहब से भी ज़रा इसी हवाले से बात करते हैं और फिर अपने मौजू पे आगे बढ़ेंगे हम। दोस्तों, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में अमेरिका ईरान ताल्लुक़ात के हवाले से बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्योंकि एक पड़ोसी मुल्क भी है ईरान का, और पाकिस्तान पे असरात के हवाले से भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मुबश्शिर मीर साहब मौजूद हैं वक्फे से पहले, जिनसे हम बात कर रहे थे इसी हवाले से। सदर कराची हैं एडिटर्स क्लब के, और हमारे साथ इम्तियाज़ फ़रहान साहब मौजूद हैं। इम्तियाज़ फ़रहान साहब, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, और ये जो सूरत हाल है इसको किस नज़र से देख रहे हैं, ज़रा आप बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके प्रोग्राम में दो सदूर मौजूद हैं, कराची एडिटर्स क्लब और कराची प्रेस क्लब। देखिए, ये बात आपस में इख्तलाफात तो नहीं है ना? बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं कि मुलाकातें कम हो जाओ। ये देखिए भाई, ये मौजू जो है ना बहुत हसास भी और बहुत अहम भी है, जिस पर गुफ्तगू होनी चाहिए और बड़ी ओपन डिबेट होनी चाहिए, और क्योंकि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है। देखें, अब ईरान में जो कुछ भी होगा उसके असरात एनी हाउ पाकिस्तान पे पड़ेंगे, इकनॉमिकली भी, सोशली भी, पॉलिटिकली भी, बहुत सारे एतबार से पड़ेंगे। हमारे साथ देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ चाइना है, बाकी सबसे हमारे ताल्लुकात नहीं है। 79 का ईरा जो है, या 79 का जो हिंसा है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। अफ़गानिस्तान में एग्रेशन हुई थी रशिया की, और हम वहाँ पे शामिल हो गए थे उसके अंदर। और 79 में ईरान में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया जो कि आज तक कंटिन्यू है, और उसको सपोर्ट भी है अभी तक। ईरान के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं कि जनाब नहीं अब इस तरह हो गया, ऐसा नहीं है। वहाँ अभी भी 80-90% लोग जो है उस इनकलाब के साथ खड़े हुए हैं, और उनकी जो खामनई साहब हैं इस वक्त, उनकी बात जो है वहाँ पर हुक्म का दर्जा रखती है। और ईरानी फ़ौज से ज़्यादा भी अगर आप जाएँ तो पासदारान है, जो आप समझें कि पासदारान जो है वो एक, जैसे हम ये कहते हैं कि जनाब ये जो कोई भी दहशतगर्द आ रहा है जो ख़ुद मरने के लिए आ रहा है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं। एक लॉजिक हमने बना ली है जो कि इसराइल ने गलत साबित करके दे दी कि अगर कोई आता था वो उड़ा दे। उन्होंने अब नहीं होती वहाँ पर इस तरह की कोई, जैसे माजी में हुआ करती थी। हमने एक सपोर्ट दी उनको, दहशतगर्दों को, कि जनाब वो अब मरने आ रहा है तो हम क्या करें। तो ये पासदारान लाखों की तादाद में जो मरने के लिए या शहादत के लिए हैं वो वहाँ ईरान में मौजूद हैं। उन्हें इससे गर्ज नहीं है कि होना क्या है, फ्यूचर क्या होगा। उन्हें यह गर्ज है कि उनको जो हुक्म मिलता है उसके ऊपर क्या किया जाए। अब उस दौरान पाकिस्तान का क्या होगा। देखिए पाकिस्तान, अच्छा, इससे पाकिस्तान पे आने से पहले मैं
ईरान के माशी हालात के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक मुस्लिम कंट्री है, हमारा पड़ोसी है, उसके बड़े हकूक़ भी हैं, और क्योंकि वो कहीं भी कारोबार नहीं करने दिया जा रहा है। अब अमेरिका ने हमेशा से नहीं करने दिया, और ट्रंप गवर्नमेंट के बाद तो और ज़्यादा उसकी तरह नज़रें सख्त कर दी हैं अमेरिका ने भी। तो उनके क्या हालात जो हैं, इसी चीज़ के मेरा ख्याल अमेरिका इंतज़ार कर रहा है कब इनकी कमर टूटे और ये सरेंडर करें और गर्दन झुकाएं। भाई ये बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन देखें दुनिया में ट्रंप आया, ट्रंप को लोग बड़ा उसके ऊपर तनकीद करते हैं, बड़ा मजाक उड़ाते हैं। मैं समझता हूँ कि अमेरिका का सबसे लॉयल, अमेरिका की हिस्ट्री में अगर सबसे लॉयल कोई प्रेसिडेंट आया है अमेरिका के लिए तो ट्रंप है मेरे हिसाब में। लेकिन ट्रंप ने एक फ़िलासफ़ी दी कि मेड इन अमेरिका, तो अमेरिका मेड इन अमेरिका नहीं है। पूरी दुनिया में अगर आपको पूरी दुनिया में कोई मेड इन मिलेगा कंट्री के हवाले तो सिर्फ ईरान मिलेगा आपको। ईरान ने देखें काम ये किया है कि अगर उसको आप किसी से ट्रेड नहीं करने दे रहे तो वो अपनी ट्रेड पर खुद ही कर रहा है, अपने साथ कर रहा है। और नेबर कंट्रीज़ जो है वहाँ, अब मैं उसको स्मगलिंग का नाम दूं या तिजारत का नाम दूं, जो सॉफ्ट बॉर्डर के साथ, उससे बहुत अच्छी इकनॉमिक अपने ऊपर, जब 79 के बाद जब ये आया इंकलाब, उसके बाद जो 200 अरब डॉलर जैसे उससे ज़्यादा की बात होती है, कोई 300-350 अरब डॉलर की भी बात होती है जो फ्रीज़ हैं अमेरिका में या दूसरे बैंक्स के अंदर, तो उसने एक अपने बॉर्डर्स को सॉफ्ट किया। और उसके बाद आपको याद होगा किसी ज़माने में पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में ईरान की अशिया बहुत मिलती थी, जिस तरह से आज चाइना की आपको प्रोडक्ट मिलती हैं। उस वक्त ईरान शैम्पूज, स्लीपर, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें मिला करती थी। तो मैं समझता हूँ एक तो इकनॉमी उसने इस तरह सेट की अपनी, और दूसरी उन्होंने ईरान के अंदर ही सारी चीज़ें अपनी बनाई हुई, फिर वो भी बाहर से बहुत, यानी कि 90% वो अपना काम खुद कफील हैं, खुद करते हैं। हाँ। और जो आपने बात की ना, जैसे जस्ट नेबर तो हम हैं, लेकिन देखें कि हिंदुस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं ईरान के, ईरान और हिंदुस्तान, चाइना से बहुत अच्छे था। आपको याद होगा जब सी पैक के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी पाकिस्तान के अंदर, तो आपने एक खबर पड़ी थी कि चाइना से ट्रेन 13 दिन के अंदर चाबहार पहुंच गई, और चाबहार में बिजनेस। फिर पता चला जी चाबहार की जो पोर्ट है वो एक्टिव हो गई है, क्योंकि ग्वादर के बाद सेकंड डीपेस्ट सी जो है या पोर्ट जो है वो चाबहार का कहलाता है, और उसके लिंक्स भी सेम ग्वादर के लिंक्स हैं, उसके दुनिया भर में कहें या जैसे कहें। और फिर दूसरा देखें, जरदारी साहब की पॉलिटिक्स से कोई एतराज़ कर सकता है, उनके बारे में बात करें, लेकिन जरदारी साहब के दौर में एक सिलसिला शुरू हुआ था पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान और तुर्की का, कि वो प्रेसिडेंशियल जो है उनकी हर क्वार्टरली मीटिंग हुआ करती थी, और अक्सर चीज़ें हुआ करती थी। उसमें एक बहुत बड़ा फैसला हुआ था कि अफ़गानिस्तान में अमन कौंसिल के रब्बानी साहब का मर्डर हुआ था, और जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत थी, जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बराह रास्त हमारी एजेंसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। बिल्कुल सही। लेकिन 4 ममालिक का जब वहाँ पे इजलास हुआ, चारों चीफ आर्मी चीफ भी मौजूद थे, एक कमीशन बना, तहकीकाती कमीशन, कि वो इसकी तहकीकात करेगा। उसका असर इतना हुआ कि अफ़गानिस्तान के सदर ने वो अपना इल्ज़ाम वापस ले लिया था। ठीक हो गया। अच्छा, तो इन सारी मीटिंग से इस तरह अमेरिका जो है वो कारोबार से रोकता है सारे ममालिक को। अब इंडिया के साथ तो, इंडिया को तो मेरा नहीं ख्याल रोकता है, क्योंकि इंडिया के साथ ताल्लुकात उसके बहुत अच्छे हैं ईरान के, वो तेल के हवाले से भी और वैसे भी। इस हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ असरात की बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ होल्ड पे, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? फहीम भाई कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आज तो आपने मेरी पसंदीदा शख्सियत को बुलाया हुआ है, हमारे इम्तियाज भाई को, माशाल्लाह बहुत इनकी, देखें मैं तो बड़ा रेगुलर वॉच करता हूँ, आपको पता है। इम्तियाज भाई की खूबी है कि इम्तियाज भाई बड़े नॉन बायस्ड आदमी है, बायस नहीं होते। दूसरा देखिए, जिस मौजू पे अगर सीरियसनेस ना हो ना, अगर आप जिस मौजू को समझते ना हो तो उस पर आप बात नहीं कर सकते। एक जो अब ये जो मौजू है, जाहिर है ईरान पाकिस्तान ये ताल्लुकात, अमेरिका ताल्लुकात, ये बड़ा एक टिपिकल मौजू है। इस पर जाहिर है जिसको कुछ बोल सके वही, जिसको मालूमात वही बोल सकता है। मेरा सवाल इम्तियाज भाई, मसला है कि हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि अमेरिका क्या गेम खेल रहा है। सऊदी अरब के अगेंस्ट ईरान को खड़ा करता है, ईरान को उसके अगेंस्ट खड़ा करता है, फिर वो जब वो फिर सऊदी अरब को असला बेचता है। इस वक्त सऊदी अरब सबसे बड़ा असला खरीदने वाला मुल्क बन चुका है। वो एक काउंटर फोर्सेस बना के रखता है, लेकिन पाकिस्तान बीच में सैंडविच बन जाता है, क्योंकि हमारा तो पड़ोसी है, अमेरिका तो कहीं दूर बैठा हुआ, हमें तो डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर ईरान का हम, जैसे मैं आपने जिक्र किया ना भी, मुझे याद है कि आरसीडी उस वक्त था तो रीजनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट भुट्टो के जमाने के अंदर पाकिस्तान, टर्की, ईरान का एक पूरा एक ज्वाइंट वेंचर था, लेकिन बाकी वो आगे नहीं चल सका। जाहिर है उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी सी बहुत कुछ था। आज पाकिस्तान जिस पोजीशन में है, जाहिर है वो अमेरिका का अलाई भी है, डेफिनेटली जाहिर है, लेकिन हम फंस इसलिए जाते हैं कि ईरान
कि ईरान पर अगर सैंक्शन पाकिस्तान अमेरिका लगाता है तो पाकिस्तान को भी इसका बनना पड़ता है, और फिर सऊदी अरब भी हमारा दोस्त है। तो आप नहीं समझते कि हमारे मुसलमानों में कोई ऐसी फोर्स या ऐसा लीडरशिप नहीं है सिवाय टर्की के, वो भी उसमें भी कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं, तो कोई ऐसा लीडरशिप हो जो इनको कंबाइन कर रखे। अल्टीमेटली हमें पॉलिसी अमेरिका की टोई करनी पड़ती, तो इसके रिजल्ट्स हम तो बड़े फंस चुके हैं। अगर हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे, मेरा ये सवाल है आपसे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसी हवाले से हमें बात भी करना है। एक वक्फ़ा जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे, वक्फ़े के बाद वापस आते हैं तो फिर हम मुबश्शिर मीर साहब से इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर मीर साहब जो कि कराची एडिटर्स क्लब के सदर हैं, और वक्फे से पहले हमारी बात हो रही थी इम्तियाज़ फ़रहान साहब से जो कि कराची प्रेस क्लब के सदर हैं। आज तो दोनों सुधारते हैं, सदूर में सदूर सजे खबे सदर हुए तो मुबश्शिर साहब जो इन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे इसके। अच्छा, एक चीज़ जो याहिया साहब आपके कॉलर एक बात कर रहे थे और फिर उसके पहले इम्तियाज़ फ़रहान ने बात की, उसमें मैं कि जो इकॉनमी है ना ईरान की, आप हैरान होंगे कि दुनिया की टॉप 20 इकॉनमीज़ में अभी भी आती है। कैसे? सुने ये अभी 18वें नंबर की इकॉनमी है, नंबर 1। और मेरी मालूमात के मुताबिक दुनिया में जो मेयार ज़िंदगी है सिटीजन्स का, उसमें इसका 23rd नंबर है। यानी और मैंने विज़िट भी किया है, यकीनन इम्तियाज़ भी गए होंगे, तो 2-3 शहर जो हैं वो तो मैंने देखे, तेहरान भी देखा, मशहद भी, कुम भी, इस्फहान भी, तो वहाँ पे लोगों के घरों में भी जाना हुआ, लोगों से मिलना जुलना भी हुआ, तो अंदाज़ा हुआ। तो जो इम्तियाज़ ने बात की है बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री डेवलप की। ये जो सैंक्शन है ना, मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। वो आप देखें कि बर्तन बेहतरीन उनके मिल रहे हैं, ये आपको लाइटिंग का सिस्टम, कन्फेक्शनरी की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है उनकी कि आपको यूरोपियन ब्रांड उसके मुकाबले में जो है नीचे नजर आएंगे। कॉस्मेटिक्स भी आ गए, फिर लिबास के मामले में, कालीन्स के मामले में, मैं कि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री उन्होंने ज़ाफ़रान के हवाले से वो तो अब देखें जो पहले जो चीज़ें थी ना वो बड़ी थोड़ी सी थी उनके पास, लेकिन जब ये सैंक्शन आई तो आप देखें सर्वाइवल का हर कोई इंसान के अंदर एक होता है कि वो किस तरह अपने आप को जो है निकाले। जो उनकी मेजर चीज़ है वो 2 है, वो एनर्जी की मार्केट है कि ऑयल में भी अगर आप देखें तो तकरीबन 9 वहाँ पे जो है ऑयल रिफाइनरीज हैं जो उनके पास ऑयल की इतनी जो ये इंडिया के साथ आपने बात की तो इंडिया उनसे सिर्फ अपनी 13% ज़रूरियात पूरी करता था, अभी वो भी शायद उसमें भी थोड़ा उसने रोक दिया है। लेकिन मगर वो इतनी बड़ी मार्केट है ना इंडिया की कि उसमें 13% भी अच्छा खुद ईरान 8 करोड़ की आबादी का मुल्क है और 8 करोड़ की आबादी कोई थोड़ी आबादी नहीं होती, अच्छी खासी वो भी एक मार्केट होती है, जबकि आप के अंदर पोटेंशियल भी है। अच्छा, जो गैस की बात है, गैस में ईरान दुनिया का 3रे नंबर पे है और इतनी बड़ी जो फ्यूचर फ्यूल है वो भी गैस है। जो ये लड़ाई है इसको अगर आप इस तरह देखें कि इसमें है क्या, ये एनर्जी पॉलिटिक्स है। एनर्जी पॉलिटिक्स में कि एक गैस लॉबी है दुनिया में, एक ऑयल लॉबी है। जो ऑयल लॉबी है वो ज़्यादातर अरब कंट्रीज़ के हाथ में, और सऊदी अरब एक डिफेक्टो किस्म का उसका लीडर है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग था। और लेकिन उसकी ज़्यादा रिलेशनशिप जो है वो अमेरिका के या वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ है। ईरान के पास गैस है इस वक्त, कतर के पास गैस है, रशियन के पास गैस है, रशियन स्टेट्स के पास गैस है, तो लेकिन इनके पास जो गैस है वो आइंदा 100 साल से ज़्यादा अरसे के लिए है। सबसे बड़े ज़खायर यहाँ पे ज़खायर है, और इधर ऑयल ख़त्म हो रहा है, सऊदी अरब का ऑयल ख़त्म हो रहा है। तो आप देखें ये जो ऑयल लॉबी और गैस लॉबी की जो एक टसल है वो इवेंचुअली स्टार्ट होगी। आप देखें कतर और सऊदी अरब के दरमियान भी टसल हो रही है, वो भी एक अच्छी खासी। अभी कतर के अमीर भी हमारे यहाँ आए हुए थे, हम भी उनके एक बड़े बायर बन गए। LNG के जो सौदे हुए थे इस पर बड़ी लेदे हुई, लेकिन इसके बावजूद अब भी हम उनसे ख़रीद रहे हैं। तो क्या है कि ये जो फ्यूचर फ्यूल अभी जो है जो इस रीजन में है साउथ और सेंट्रल एशिया, वो गैस का है। अच्छा, तो पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? तो पाकिस्तान अब देखेंगे, सबसे पहले तो ये है जो पाकिस्तान के बारे में सर्वे है
कि 75% पाकिस्तानी ईरान को एक अच्छा दोस्त समझते हैं और ऐसा इसको ही है। पसंद करते हैं। और शिया कम्युनिटी की वजह से एक और ताल्लुक मैं कहता हूं कि वो बहुत ही छोटी सी बात है, वो आप समझ लें कि बहुत माइनर है। हमारे बहुत से अहले सुन्नत की बड़ी उसके तादाद जरिए बल्कि ये ज्यादा है। निशाना बनाने की कोशिश वो की वो जाती वो है। तो अच्छा। वो हाँ वो तो सही आप बात है। समझ लें कि उसको तो एक कमजोरी बना के शो किया जा रहा है कि जी इस तरह कर ले। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मुकद्दस मकामात के अलावा भी ओवरऑल भी ईरान, अभी आप देखें पाकिस्तान में क्या बात होती है, आम आदमी वो खा अहले सुन्नत हो, खा अहले देवबंद हो या अहले हदीस हो, वो कहते हैं पाकिस्तान को एक खुमैनी चाहिए। ये लफ्ज़ क्यों, ये टर्म क्यों पाकिस्तान में यूज़ हो रही है? और वो सारे कोई अहले तशरीह तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो तो बिल्कुल सही हमारे है। सारे दोस्त इस्तेमाल करें, क्योंकि पाकिस्तान को हम उन्होंने देखा है कि अगरचे ये सारा सीन हुआ है, लेकिन इस तरह की क़यादत ने ईरान को एक नेशन बना दिया, एक बड़े मुल्क की सूरत में जो मुकाबला कर रहा है। देखिए अमेरिका जो है वो बहुत जो डरता किस बात से है, नेशन से डरता है, कौम से डरता है, जो कौम है उससे डरता है। अच्छा, वो कौम भी बड़ी मुख्तलिफ और बेहतर लोग हैं, बहुत बेहतर लोग हैं। हाँ, वो जो मैं कि फाइनेंशियल करप्शन आपको देखें वो वहाँ पे नज़र नहीं आ रही, उस जी हाँ, तरह जी की हाँ। चीज़ है। अब ये है कि हम ट्रेड नहीं कर पाए ईरान के साथ, जो कि हमारी किसी ज़माने में थी। जैसे याहिया साहब जो कॉलर हैं उन्होंने भी जिक्र किया कि एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल का प्रोजेक्ट था जो क्वेटा में था, जो ख़त्म हो गया, बोलान टेक्सटाइल। लेकिन उसके बाद आप देखें कि हम नेबरिंग कंट्री हैं, हम बराह रास्त, हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है, हमारा शिपिंग का सिस्टम नहीं है, हमारा बैंकिंग का सिस्टम नहीं है। जैसे इम्तियाज़ ने कहा कि एक इलीगल ट्रेड जो है वो तो होती है, लेकिन लीगल ट्रेड हम नहीं कर रहे। लेकिन जो पॉलिटिकल असरात हैं वो मेरा ख्याल है वो सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के अरब कंट्री के साथ बहुत अहम ईरान ने ताल्लुकात हैं। कॉन्सेप्ट दिया था बैंकिंग का, लोकल करेंसी बैंकिंग का कॉन्सेप्ट। बल्कि वो तो कहते हैं कि बार्टर ट्रेड करो, ये करो, उनकी तरफ से तो बहुत ऑफर आती है, लेकिन हमने, लेकिन इंटरेस्टिंगली ग्वादर में हम बिजली ईरान की इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना पीना भी हम वहीं से ले रहे हैं। पूरे बलूचिस्तान में वो स्मगल हुआ जो तेल है, जो पेट्रोल है, वो ईरान पे चल रहा है, ईरान का है। इवन पेट्रोल पंप्स जो हैं उन्होंने जनरेटर्स रखे हुए हैं, प्राइवेट लोकल पेट्रोल पंप्स हैं, पता नहीं किस किस कंपनी के, बगैर किसी कंपनी के। तो वहाँ पे वो तेल जो है वो गाड़ियों में डाला तो जाता वो है। कैसे आता है? हाँ, वो आता है इसी तरह होता है, समंदर के रास्ते आता है। कराची के समुंदर के रास्ते भी आता आपको है मिलेगा। मसलन कराची यहाँ पे नादरन बाईपास पे भी वो पकड़े गए कि जी पूरा 10,000 लीटर, 15,000 लीटर, 20,000 लीटर का डीजल, ईरानी डीजल पकड़ा गया। वो कहाँ, कैसे, यहाँ कैसे पहुंचा? अच्छा, और वही क्या आफ्टर हमारा यहाँ भी मिक्स होता है तेल, वो तो हमारे मेरा यहाँ ख्याल है कि मिलता कोई हमारे सिस्टम में कोई खला है ना, हाँ, गाड़ियाँ भी जहाँ खराब से वो करता है चीज़ें। तो अब यह है कि जो पॉलिटिकल जो असरात हैं वो क्या हैं कि आप देखें कि सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत ही ज़्यादा ताल्लुकात हैं। ठीक है। इसकी वजह भी है कि 2-2.5 मिलियन जो हैं वो पाकिस्तानी वहाँ पे जॉब करते हैं। इसके अलावा हमें सपोर्ट भी मिलती है वहाँ से। अब एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा है, मेरा ख्याल है कि वो इस मामले में बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है अरब हमारे दोस्तों की वजह से। मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगा, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है वो ईरान का विज़िट कर रहे थे अभी हालिया दिनों में, तो उससे पहले हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह ईरान से लोग आए और उन्होंने आके यहाँ पे लोगों को मारा। जो उनकी गुफ्तगू थी या जो उनका दावा था और जो उसकी टाइमिंग थी, वो मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो बेहतरी के लिए नहीं थी। अगर वो इंसिडेंट हुआ था तो उस इंसिडेंट को उन्होंने जिस तरह बयान किया, फिर उसके बाद दफ्तर ख़ारजा उसको जस्टिफाई नहीं कर सका और उसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठी, सरदार अख्तर मैंगल साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर जो गुफ्तगू की वो रिकॉर्ड पे है कि हमारा दफ्तर ख़ारजा उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सका और बाद में वो बयान में तब्दीली आ गई। मसलन अगर कुछ एलिमेंट्स हैं जो बॉर्डरिंग एरियाज़ पे हैं, दोनों मुल्कों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम किसी रियासत को उसका जो है वो जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। बिल्कुल सही है। अच्छा, और एक चीज़ है कि हमें एक बैलेंस क्रिएट कैसे करना है कि हमारे अरब कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे भी हमारे इंटरेस्ट हैं, ईरान के साथ भी हमारे इंटरेस्ट हैं, फ्यूचर में और भी अच्छे हो सकते हैं। फिर एक अफगानिस्तान अच्छा, का ये इशू, अरब कंट्रीज वाला और दूसरे जो गैर अरब हैं, क्या इनका आज भी वो मामला मौजूद है, अरबी और अजमी वाला? मतलब आपस में एक जो अरबी नहीं है वो उनके साथ लड़ाई झगड़ा जारी है। मुझे उस दिन अजमी का मतलब पता चला
गूंगा मतलब गूंगा मतलब जिसे अरबी नहीं आती वो गूंगा। नहीं, उसमें ये था कि मेरा ख्याल एक मिथ थी कि भाई जो फसाहत और बलागत तो हमारे पास है, हाँ। और जो दूसरे लोग हैं उनके पास फसाहत और बलागत नहीं है। लेकिन बड़ी ये भी एक दिलचस्प बात है कि जो कुरान पाक नाज़िल हुआ वो तो ज़ाहिर अरबी में था, लेकिन उसके ऊपर जो कुछ लिखा गया है वो सबसे ज़्यादा फ़ारसी में लिखा गया है। जी हाँ, फारसी और जो लिखने वाले थे वो पर्शियन थे ज़्यादातर, ठीक है। जो हदीस की किताबें लिखी वो उन्हीं लोगों ने ज़्यादा लिखी, तफसीरें ज़्यादा अच्छी से अच्छी उन्हीं लोगों ने लिखी। तो जो कंट्रीब्यूशन है रिलीजियसली मेरा ख्याल है वो उधर से भी बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, उधर से वो सारा मूव होके इधर ईरान और इराक में जो है जितनी भी औलादे रही है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो हाँ, वो सारे बिल्कुल वो तो पूरे खित्ते में फैले और वहाँ से उन्होंने दिया। तो यहाँ पे बड़ा काम हुआ और जाहिर सी बात है जो इल्म जो है वो ट्रांसफर होता किया गया जो और हमारे हिंदुस्तान में तो आपको पता है पर्शियन जो है वो नेशनल एक तरह की वो सरकारी जुबान थी। जी हाँ, एक सदियों तक रही, पढ़ों लिखों की जुबान थी, पढ़े लिखों की। तो ये चीज़ है। अच्छा ये बताइए इम्तियाज़ साहब कि अभी इनके हालात अल्लाह ना करे कि कोई ज़्यादा शिद्दत पकड़े और कुछ इस तरह मतलब हालात इस तरह ख़राब हों कि जंग लगे, तो उससे पाकिस्तान पे डायरेक्टली क्या असरात पड़ सकते हैं, ज़रा इस बारे में बताइए हमें। देखिए फ़हीम, उसके ऊपर पाकिस्तान का करैक्टर प्रूव करेगा कि उसके ऊपर क्या असर पड़ते हैं। जो मुबशर मीर ने बात की है वो बिटवीन द लाइन भी बहुत सारी बातें की हैं इन्होंने, और ओपनली भी बिल्कुल वाज़े तौर पे बात की है। देखिए अगर हम ईरान अमेरिका का अगर हम देखें तो सिर्फ ईरान और अमेरिका डायरेक्ट नहीं होंगे, फिर बहरीन को आप कहाँ पर लेकर जाएंगे, फिर यमन को आप कहाँ लेकर जाएंगे, फिर लेबनान को आप कहाँ लेकर जाएंगे, शाम को कहाँ पर लेकर जाएंगे। ये 5, 6, 7 ममालिक वो हैं जो अराउंड में ही मौजूद हैं। और फिर ईरान का अपना एक नेक्सस मौजूद है और वो नेक्सस राब्तों की सूरत में मौजूद है। देखिए जो चाबहार की बात की उस हवाले से चाइना का सेकंड ऑप्शन अगर पाकिस्तान के बाद कोई बड़ा एक मैच्योर किस्म का है तो वो चाबहार है। वहाँ पर उसकी इंटरेस्ट मौजूद है, उसकी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट मौजूद है। ईरान ने देखे अपने आप को बड़ा सॉफ्ट किस्म का रखा हुआ है। ये ज़रूर है कि अरब ममालिक से, ख़ास तौर पर सऊदी अरब से उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, और वो सऊदी अरब के भी मामला हैं। ईरान के मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। नहीं, देखिए अरब कंट्री, बहरीन से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उसके, अच्छा। टर्की से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। शाम के अंदर आकर एक मामला बनता है, शाम के अगेंस्ट तो आप देखें जिस तरह ईरान के ख़िलाफ़ हैं सारे अरब ममालिक, अक्सरियत तो शाम के भी ख़िलाफ़ है जो इस वक्त वहाँ बशारुल असद मौजूद है वहाँ पे, लेकिन ईरान वहाँ पे खड़ा हुआ है, ईरान उधर जाता है, पाकिस्तान की एक ब्लेसिंग्स वहाँ पर मौजूद है। तो बात यह है कि हमें इंतहाई सॉफ्ट रहकर अपने आप को आगे प्ले करना होगा, और ताकि हम एक इंटरनेशनली अपना पार्ट प्ले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसको क्या रोल प्ले करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में जहाँ आपके पड़ोसी जो है वो तकलीफ़ में और दूसरे अमेरिका के साथ भी जो है वो मामलात ख़राब होने का ख़दशा है। तो इस सूरत हाल में क्या हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी जनाब, तो वक्फे के बाद हम वापस आ चुके हैं फरहान भाई, और मैं वो गुस्ताखी में कर चुका था क़ता कलामी की। तो आप प्लीज़ जो है वो बयान कीजिए, हालात के हवाले से बता रहे थे आप कि पाकिस्तान पे क्या असरात पड़ सकते हैं। देखिए रशिया हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है अफ़गानिस्तान की सूरत में। हमें कम से कम वो किरदार अदा नहीं करना चाहिए जो हमने अफ़गानिस्तान में किया था, कि एक महातिर मोहम्मद आए जो कि मौजूदा हुकूमत के सबसे पसंदीदा तरीन मेहमान थे। उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर 2 काम बहुत अच्छे किए। उन्होंने एक बात तो अपनी स्पीच में बात डिलीवर की कि जनाब मलाइशिया इसलिए पुरअमन है कि वहाँ हमने एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया हुआ और दूसरे ममालिक में मुदाखलत नहीं करते हम। और दूसरा ये है कि हमने करप्शन के हवाले से, ये उससे हट के था कि करप्शन के हवाले से लॉ बनाया हुआ है, उसमें बहुत सख्त लॉज हैं। और हमारा एक लॉ ये भी है कि $500 से ज़्यादा हम किसी वज़ीर भी जो है वो ताइफ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसी के साथ उन्होंने अपनी बनी हुई जो कि लाखों रुपए करोड़ को मीट करती हुई एक गाड़ी थी, उन्होंने कहा जी मलाइशिया ने असम्बल की है ये, और वो हम आपके प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट कर रहे हैं।
और अभी तक ऐलान नहीं आया यहाँ पर कि $500 से ज़्यादा थी वो, तो वो कहाँ है इस वक्त, वो गाड़ी मिली है या नहीं मिली। देखिए ईरान ने खुद को एक कौम बना लिया है। जो मीर साहब एक बात कर रहे थे ना, पूरी दुनिया यूएनओ में जो है वो कौम की बात सुनता है, ममालिक का उसके अंदर इतना वो नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा, और एक मुल्क के अंदर कई अक़वाम होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा कम्युनिटीज़ जो हैं कौमों को ज़्यादा अहमियत देता है। ईरान ने एक नेशन खुद को बनाया है, उसको कोई माने या ना माने। खामनाई साहब इनफ है वहाँ पर, जो कि खुमैनी साहब के ज़ाहिर के जानशीन हैं, उनसे इख्तलाफ की भी अगर कोई बात करे तो मैं समझता हूँ कि शायद 2% या 5% भी नहीं होंगे पूरे वर्ल्ड वाइड, ईरान वाइड नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड आप जाएंगे तो 5% नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक फ़िके को सपोर्ट कर रहे हैं। बात यह है कि चाइना ने भी खुद को नेशन बनाया, मलाइशिया ने भी खुद को एक नेशन बनाया, और दूसरे, लेकिन अरब ममालिक खुद को एक नेशन नहीं बना सके। वो सऊदी अरब हैं, वो बहरीनी हैं, वो कुवैती हैं, वो इराकी हैं, ये यहाँ वहाँ पर एक चीज़ मौजूद है। और जब ईरान में खुदा न खासा कोई, मैं नहीं समझता, वो ट्रम्प को पता है कि बिज़नेस कैसे किया जाता है। उसने $400-450 अरब का एक, आपको पता है कि सऊदी अरब से एक डील किए, और वो अमेरिका में क्लेम करता है, उसने कई मरतबा क्लेम किया है अमेरिका में कि यार मुझे ऐसा बताया प्रेसिडेंट जो इतना बड़ा वहाँ पर लेकर आया हो इतना बिजनेस सडनली, यानी कि यूँ सिर्फ अमेरिकियों के लिए अच्छा है ना, जाहिर है, और उसको होना चाहिए। मैं और आपको पाकिस्तान के लिए अच्छा होना चाहिए ना। अब हम क्यों बोलेंगे जी अफगानिस्तान हमारा बिरादर मुल्क है, अफगानिस्तान का अमन हमारा अमन है, क्यों बोलते हैं? अच्छा, पाकिस्तान का अमन हमारा अमन है। एक चीज़ मुझे बताइएगा, जैसे फ़र्ज़ करें कि इनकी जंग शुरू होती है, ठीक है, तो उसमें अब अमेरिका अपनी जगह से तो सारा कुछ भी नहीं करने वाला। वो उसके पास वो समंदर से और जो ज़मीनी जो उसे जगह चाहिए वो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में अड्डे मौजूद हैं उनके पास। तो अब ईरान और अफ़गानिस्तान की ज़मीन पे लड़ाई होगी। पूरी दुनिया में प्रॉक्सी वार होती है, चाहे वो डिप्लोमेसी के अंदर हो, चाहे इकोनॉमिक्स के अंदर हो, या जिसमें इसराइल मेन मंबा है अगर देखा जाए तो अमेरिका का, जहाँ से इन्फ्लुएंस होता है। अगर अमेरिका पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस में रखता है अपने, अगर वो कहीं से इन्फ्लुएंस होता है तो इसराइल है। आप क्या समझते हैं कि जब ईरान से कोई प्रॉब्लम होगी तो लबनान खामोश रहेगा? लबनान के अंदर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं किसी भी सूरत में, कोई भी नाम ले दे क्या वो खामोश रहेंगे? वो एक्टिविटी नहीं करेंगे? वो कहीं जाके अपना गुस्सा नहीं दिखाएंगे? वो गुस्सा ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली इसराइल पे आगे की तब जाएगा। और फिर जब आप उस रीजन पे आके जब बात करेंगे तो अरब ममालिक में भी जिनके सऊदी अरब से ताल्लुक़, देखें 37 ममालिक का जो इत्तेहाद है वो भी एक ख़तरे में आएगा। वो भी, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो जाएगा कि ये जो 37 ममालिक का जो एक इत्तेहाद है ये किस तरफ खड़ा हो, इम्पार्शल खड़ा हो, किसी के साथ खड़ा हो। अगर ये पार्शलिटी शो करेगा, पाकिस्तान के लिए फ़ैसला करना फौरी तौर पर ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी नेशन की जानिब से एक प्रेशर आएगा। देखिए वहाँ हरमैन शरफैन मौजूद हैं, इसकी वजह से हमारी बहुत यानी कि लॉयल्टी है, बिला यानी कि हम बग़ैर किसी उसके किसी इंटरेस्ट के बगैर हमारी बिल्कुल लॉयल्टी है। लेकिन क्या ईरान और इराक़ में मुक़द्दस मकामात नहीं है? क्या वहाँ पर हमारी लॉयल्टीज़ नहीं होंगी? शिया की बात नहीं कर रहा मैं, शिया सुन्नी सबकी वहाँ पे लॉयल्टीज़ होंगी सारी चीज़ें। अगर हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अगर आप बोलें रोज़ा मुबारक या मज़ार मुबारक, तो इराक़ में ना, इराक़ में भी बगदाद में जहाँ पे इन्फ्लुएंस किसी ना किसी तरह, आप सिस्तानी साहब की सूरत में या किसी भी सूरत में आप देख लें कि ईरान का तो वहाँ पर है ना, और दूसरे मकामात भी हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक इम्पार्शल अभी से एक बात करे। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की मीर साहब ने, वो बड़ी उस वक्त बहुत सेंसिटिव हो गई थी। अब उसको बात को मैं जस्टिफाई, उसने क्लोज डोर में ये किया गया कि जनाब चूँकि वो आ रहे, और हालांकि उस वक्त प्रेसिडेंट आ रहे थे, ईरान के प्रेसिडेंट आए थे। सही। तो हमें बड़ा एक गैर जानिबदाराना तरीके से एक कौम की सूरत में हमें आगे बढ़ के फैसला करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी कि इम्तियाज़ साहब का मतलब है कि हम पहले उन्होंने पॉलिसी भी बताई है, वो महातीर मोहम्मद साहब वाली जो भी हुई कि किसी बाहर के काम में हम जो है ना वो पार्टी ना बने। हाँ। अच्छा देखिए, एक चीज़ और है कि जो ईरान की जो नेबरिंग कंट्री है, हाँ, एक तो हम उनके नेबर हैं, उनके नेबरिंग कंट्री को भी हम डिस्कस कर लें तो उनके इस वक्त टर्की के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इराक के साथ जो एक लड़ाई भी रही, फिर बाद में उनकी दोस्ती हुई और अब बहुत शानदार ताल्लुकात हैं, अभी अच्छा ताल्लुकात बहुत है। और ईरान और इराक की जो जगह है वो हमारे लिए बहुत मुक़द्दस है। अच्छा, उनके ताल्लुकात है, यानी कि समझ लें कि जो ज़मीनी सपोर्ट जो है अगर अमेरिका समझे
तो इधर से तो नहीं मिल सकती, टर्की भी उनसे दूर हो गया। फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ भी, हाँ 2 पोर्शन उनके लिए मेरा ख्याल प्रॉब्लम है, अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान यानी कि अगर अमेरिका ये समझता हो कि हम पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का एरिया यूज़ कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान अलाउ करेगा क्या? नो, कभी भी नहीं करेगा, पाकिस्तान नहीं करेगा। जितनी मर्जी सिचुएशन हो जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं करेगा। और इसी तरह आप देखें जब अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से अप्रोच करने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फिर पाकिस्तान से चाहिए होगी, क्योंकि कहाँ से अफगानिस्तान में सामान लेकर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसी सूरत बनती है तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी मजीद ख़राब हो सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल नहीं होगा। आज की जो खबर थी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, उन्होंने फिर ईरान को जो है वो मुज़ाकरात की दावत दी है। अच्छा। और कहा है कि जी हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ईरान जब तैयार हो हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये सुबह की न्यूज़ जो है वो चल रही थी, और मेरे ख्याल है रात को भी ये न्यूज़ और चलती थी। अफगानिस्तान में भी फ़हीम शुमाली ताज जो है उसका बड़ा डोमिनेटिंग एरिया है, ऐसा वो नहीं है? इतना आसान वहाँ से भी नहीं, बल्कि वो जो उस साइड वो मज़ार शरीफ के इलाके हैं, वहाँ पे ईरान की हमायत के लोग जो हैं वो काफ़ी तादाद में मौजूद है, आसान नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है कि जो बड़ी इस रीजन की 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक है टेररिज्म और एक है ड्रग ट्रैफिकिंग। जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसमें ईरान का रोल बहुत ज़बरदस्त है अभी तक। उसमें उनके बहुत से लोग जो हैं, जो अफ़गानिस्तान से ड्रग्स जो हैं वो समुंदर तक आती हैं, उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है का रास्ता इस्तेमाल होता है। और ईरान का भी रास्ता इस्तेमाल होता है। वो ईरान की तरफ से जो लड़ाई होती है, जो हमारे पास मालूमात आती रहती हैं कि जो सबसे ज़्यादा ईरान के बॉर्डर फोर्सेस के लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, वो ड्रग स्मगलर्स के साथ लड़ाई में मारे जाते हैं। अच्छा। और एक फिगर आई थी कि तकरीबन 8 से 10 सालों में 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जो कि जंगों में इतने नहीं मरते। तो इतनी जो है वो उनके साथ, और वहाँ पे ये जो ड्रग्स है इसकी सज़ा जो है सज़ाए मौत है ईरान के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ईरान का कोई इतना बड़ा किरदार नहीं है। नहीं, मतलब चूंकि वो पैदा तो अफगानिस्तान में हो रही है। हाँ। अब उसको जो रास्ता चाहिए या ईरान का चाहिए या पाकिस्तान का चाहिए। हाँ, वहाँ से बाहर तो निकालनी है ना, निकालनी है, समुद्र तक लेके आना है। जो खरीदार हैं वो अमेरिका और ये बाकी सारे लोग ही हैं। हाँ, बल्कि और भी बहुत कुछ उनका अमल दखल है। शायद अब फाइनली बेनिफिशरी भी उनमें से कुछ लोग होते हैं। सही। कॉलर हमारे साथ है, सर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, राना लियाकत लाहौर से बात कर रहा हूं। राना लियाकत साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेहमानों को भी सलाम पेश करता हूँ। और फ़हीम भाई चलते चलते अर्ज कर दूं कि सुबह 7 बजे से लाहौर में माशाल्लाह कंटिन्यू बारिश हो रही है, और मौसम बहुत प्यारा और बड़ा खूबसूरत सा हो गया। बस बादल थोड़े से तरह इस तरफ कराची की तरफ भेजें, बहुत जरूरत है हमें। बस हाँ फ़हीम भाई, यही सोच रहा था कि बादलों को कराची की तरफ जाना चाहिए। कराची का बड़ लग रहता है कि बारिश बहुत कम होती है, हालांकि समंदर बड़ा प्यारा उसके करीब है, लेकिन ये कि समंदर भी जो है ना वो भी कुछ नाराज ही रहता है। नहीं, तो समंदर हमारे से बड़े अच्छे ताल्लुकात रखता है। हर दफा तूफान आता है वो दूर से गुजर जाता है। जी जी, ये बात तो सही है। अच्छा फ़हीम भाई, मैं यस करना चाह रहा हूँ कि अभी ईरान और अमेरिका के हवाले से यस करना चाहता हूँ, अपने मेहमानों से सवाल ये करना चाहता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता जंग होती है तो उससे क्या दुनिया के खित्ते में असरात मुरतब हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। मेरे हिसाब से फ़हीम भाई, चलते मेरे हिसाब से जंग जो है ना वो किसी भी मसले का हल नहीं है, मुज़ाकरात सबसे अच्छी चीज़ है। अब मेहमान अपने ख्यालों का इज़हार फरमा दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बात आपकी सच है, जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही बात ही कहते रहे, मगर हमें मजबूरन डंडा उठाना ही पड़ा, और कभी कभी जो है ना वो ज़रूरी हो जाती हैं चीज़ें। वो कहते हैं बाद दफ़ा मुज़ाकरात पर आने के लिए जंग ज़रूरी होती है। हाँ। ये भी एक होता है। लेकिन ये कि उन्होंने बात अच्छी की है, जो अगर खुदा न खास्ता अगर इस स्टेज पे दुनिया जाती है और अमेरिका वहाँ तक पहुँच जाता है, तो मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा ईरान की सपोर्ट आएगी ना वो रशिया की तरफ से आएगी। ठीक है, क्योंकि उनके साथ वो मिलके पहले भी काम कर रहे हैं, और जो शाम का जिक्र, लेबनान का जिक्र किया है, चाइना भी सपोर्ट में आएगा, चाइना के साथ। लेकिन चाइना का एक मसला है कि चाइना बराह रास्त नहीं लड़ता। उसने तो एक अनाउंस भी किया हुआ है कि 2030 तक तो हमने लड़ना ही नहीं है। तो वो काम कर रहे हैं ना, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। तो अब जो बंदा जो है वो पैसे गिनना शुरू कर देगा तो वो इस तरह के सीन में नहीं आएगा। तो वो मेरा ख्याल है वैसे एक सपोर्ट हो सकती है कि अच्छा, ईरान के जो उसके पड़ोस में जितने ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, मैक्सिमम अच्छे हैं, मैक्सिमम तकरीबन अच्छे हैं। सफारती ताल्लुकात भी अच्छे हैं, जैसे आज़रबाईजान है या सेंट्रल एशियन स्टेट बाकी हैं, और एक तरफ टर्की है, एक तरफ इराक है, उनके साथ सबके साथ उनके अच्छे हैं। ठीक हो गया, उनकी वो एक चीज़ अच्छी है। अब वो समुंदर की एक बात थोड़ी सी कर लेते हैं
कि जो क्योंकि मेरे पास वक्त पूरा थोड़ा रह गया। अच्छा। आप एक जुमले में ख़त्म कर तो सकते वो ये कि जो वो रास्ता है जहाँ से ट्रेड हो रही है 70% ऑयल की, जिसके ऊपर एक बड़ा इम्फसाइज है जी, यहाँ से हम जो है ना अगर कुछ होगा तो हम रास्ता रोक सकते हैं ईरान की तरफ से। फ़हीम, इसमें सबसे अच्छी खामनाई साहब की बात थी जो आज से 2 महीने 3 महीने कबल उन्होंने एक फ़िक्री नशिस्त में कही। उन्होंने कहा अमेरिका को पता है अमेरिका जंग नहीं करेगा, और करेगा तो उसको जवाब भी पता है। थैंक यू सो मच आप मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म की तरफ है। यकीनन आपको इस गुफ्तगू से बहुत कुछ हासिल हुआ होगा। मुझे बहुत चीज़ों का नहीं पता था जो आज अंदाज़ा हुआ अपने मेहमानों से बात करके। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।